as per our last lecture, we have studied about different laws of chemical composition. Total 4 से 5 laws हमने पढ़े थे. If you remember, the first one was the law of conservation of mass. Second one was the law of definite proportion or definite composition या constant proportion हमेशा नाम देते थे. Third one, the law of multiple proportion. The fourth, मल्टीपल हाँ, प्रोपोर्शन. fourth one was about volume. बराबर है, द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में हमने कहा था. लास्ट वन एवोगेड्रोस लॉ. और एक थियरी ली थी कल हमने, विच वाज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, जो एटम के बारे में 4-5 तब जो इंफॉर्मेशन थी उसके पास, वो पॉइंट्स उसने हमें समझाए थे. बराबर है कि एटम को कट नहीं किया जा सकता, एक ही टाइप के एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग एटम्स होते हैं. जब वो कंपाउंड बनने के लिए रिएक्ट होते हैं केमिकली, तो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ वो रिएक्ट होते हैं. बराबर है. लास्ट वन की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वहां पर वो भी होता है. ये 5 पॉइंट जो थे वो डाल्टन एटॉमिक थियरी के थे. आज एक नया टॉपिक शुरू करने हम जा रहे हैं, एंड इट इज अबाउट मास, एटॉमिक एज वेल एज मोलिक्यूलर मास. देखो मास क्या है वो हम पढ़ चुके थे. अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनीथिंग इज नोन एज इट्स मास, ऐसा हमने कहा था. क्लियर. बट ये एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास क्या है, तो जैसे जैसे आगे हम पढ़ चुके हैं, एटम किसे कहते हैं, मोलिक्यूल किसे कहते हैं. बराबर. एक सिंगल पार्टिकल है तो हम उसे एटम कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो अपने अंदर कंसिस्ट करता है. बट एक से ज्यादा एटम अगर केमिकली रिएक्ट होकर जुड़े हुए हैं तो हम उसे मोलिक्यूल कहते हैं, ऐसा हमने कहा था. बराबर है. तो एटॉमिक और मोलिकुलर चीजों के बारे में जो ख्याल डेवलप हुए धीरे धीरे, उसकी प्रॉपर्टी के तौर पर एक उसका मास भी स्टडी किया जाता है. तो एटम का जो मास है उसे हम एटॉमिक मास कहेंगे, और मोलिक्यूल्स जो बनते हैं एटम में से उसका जो मास है उसे हम मोलिकुलर मास कहेंगे. तो ये हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई एटॉमिक मास क्या है, मोलिकुलर मास क्या है. एक दो टाइप के फॉर्मूला मास भी आएंगे, तो वो क्या है वो हमें एक बार पढ़ना है, और किस तरीके से मेजर किया जाता है. एक्चुअली हम कोई बड़ी एंटिटी का मास मेजर कर रहे हैं ना, तो वो दिक्कत भरा नहीं है, इजीली हो सकता है. जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग है, उसका मास कितना है तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं. यहां पर हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एटम जो है इट इज वेरी टाइनी, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल. अब उसका मास कैसे मेजर करें, ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है कि इतनी छोटी एंटिटी का मास हम कैसे जो है वो मेजर करेंगे. तो अभी मतलब रिसेंट जो टाइम चल रहा है उसमें दिक्कत नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं. उसका रीजन ये कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्निक्स है कि जिससे आप एक सिंगल पार्टिकल का मास भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. और वो टेक्निक का नाम आप खास याद रखना, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. ये नाम आपको याद होना चाहिए कभी भी हम पूछे कि कोई भी एलिमेंट आपके पास है तो उसका मास कैलकुलेट करना है, तो कौन सी जो इक्विपमेंट है, कौन सा इक्विपमेंट है वो हमें काम में आता है, और कौन सी वो ब्रांच है कि जो ये काम करती है. तो मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री नाम की जो ब्रांच है उसमें मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम का जो मीटर आता है, वो हमें ये बहुत छोटी एंटिटी का एटम या मोलिक्यूल का मास जो है वो इजीली कैलकुलेट करके देता है. ये खास याद रखना. बराबर. बहुत महंगा है ये, बट करके देता है. तो एग्जैक्ट मास जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बट वो तो अब, पहले के टाइम में क्या करते थे ये लोग, तो 19 ये तो रिसेंट एरा है, और मास तो कई सालों से डिफाइन किया गया है कोई भी एटम या जो मॉलिक्यूल है उसका. तो 19th सेंचुरी में ये लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते थे एटम या मॉलिक्यूल का मास, तो रिलेटिव थियरी थी कि कोई दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में ये एटम कितना हेवी है, उस हिसाब से उसका मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता था. तब ये ख्याल चल रहा था, पुराना जो है वो आइडिया है, ये याद रखना. सबसे पहले क्या चल रहा था, तो वो लोगों ने ये देखा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से सबसे कम वेट वाला कौन है.
कोई कहेगा सबसे कम वेट वाला कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन। में? कार्बन। हाँ, वेरी गुड। कार्बन सबसे कम वेट वाला नहीं है बच्चे, सबसे कम वेट वाला है हाइड्रोजन। बराबर। नंबर वन पर है ना, मास भी उसका एकदम कम है, ये याद रखना है। तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम मास वाला था, हल्का फुल्का एटम था, लाइटेस्ट एटम था, ऐसा आप कह सकते हैं। तब तो आर्बिटरीली उसका जो मास है वो वन ले लिया गया था। ये पूरा नहीं मेथड है, अभी ये नहीं चल रही है, याद रखना। पहले ऐसा माना गया था। पहला ऐसे ये लोग कैलकुलेट करते थे, जो सबसे हल्का फुल्का है ना उसे वन कह दो, बाद में उससे डबल मास जिसमें होगा उसे टू कहेंगे। बराबर है, उस तरीके तीन गुना मास होगा तो थ्री कहेंगे। इस तरीके से डेवलपमेंट किया पूरे पीरियोडिक टेबल के मास का। बट ये चीज जो है वो रिलेटिव थी, याद रखिए, स्टैंडर्ड नहीं थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा नहीं भाई, ये तो हमने एज्यूम किया है, कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, क्या करें। तो स्टैंडर्ड लो, बट ऐसा स्टैंडर्ड लेना है जो ज्यादातर जगहों पर हो, ताकि गलती कम से कम आए, एरर कम से कम आए, अनसर्टेनिटी हमने आगे पढ़ी है वो कम से कम आए। तो ये हाइड्रोजन के बदले वो लोगों ने ये सोचा कौन सा एलिमेंट जो है वो चारों तरफ है, ज्यादातर जगहों पर है। कोई कहेगा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ज्यादातर जगहों पर ऑक्सीजन। पाया जाता है? कार्बन। ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन। हमारे काम में भी हाइड्रोजन। आना चाहिए। हाँ देखो, ऑक्सीजन भी सही है, कार्बन भी सही है। ज्यादा अमाउंट में है ये मैंने नहीं कहा, ज्यादा जगह पर पाया जाता है। वेराइटी कौन क्रिएट करता है सबसे ज्यादा, तो वो कार्बन है। आपको अगर कार्बन। याद है तो, हाँ आपको अगर याद है ना तो एक वर्ड आप पढ़ चुके हो आगे, केटेनेशन। ऐसा वर्ड कहीं सुना है, हाँ, केटेनेशन क्या? वो सबके साथ केटेनेशन, बॉन्डिंग बनाने में। वेरी गुड। कार्बन जो है वो अपने खुद के साथ तो लॉन्ग चेन बनाता ही है, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़कर लंबी चेन तो बनाता ही है, कितने सारे कार्बन जुड़ सकते हैं। बट वो बाकी के मेजोरिटी कंपाउंड या एलिमेंट्स के साथ जो है वो क्या कर सकता है, तो बॉन्ड बना सकता है। बराबर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ब्रांच है कार्बन के बारे में, कार्बन के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। लिविंग बींग्स की बात करो तो कार्बन उसमें पाया ही जाता है। बराबर। तो ये कार्बन ऐसी चीज है, ऐसा एलिमेंट है कि जो ज्यादातर जगहों पर वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स क्रिएट करता है। तो वो लोगों ने सोचा क्यों ना हम कार्बन को स्टैंडर्ड ले लें। अगर कार्बन को स्टैंडर्ड ले लेंगे तो एरर सारी चीजों में जो मेजरमेंट की है वो कम से कम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम है कि कार्बन के तीन आइसोटोप है, C12, C13 एंड C14। ये तीन कार्बन के आइसोटोप्स है। अब ये आइसोटोप का मतलब क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। बराबर है। तो एलिमेंट्स जो है उसके आइसोटोप्स किसे कहेंगे, तो आइसोटोप का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम रहता है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका सेम रहेगा। कार्बन का नंबर क्या है, वेरी। 6। बराबर। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग होता है, कि ये कार्बन का आइसोटोप जो है उसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। यहाँ पर प्रोटॉन 6 है बट न्यूट्रॉन कितने, 7 है। यहाँ पर प्रोटॉन 6 है बट न्यूट्रॉन कितने, 8 है। तो ये टोटल ऊपर मास दिखाया जाता है। और सबसे ज्यादा क्या मिलता है, C12, C13 या C14? क्या सबसे ज्यादा मिलता है, तो C12। एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, तो C12 की है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा भाई क्यों ना C12 को हम एज ए स्टैंडर्ड ले लें। तो अभी जो मास हम सारे पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कहीं ना कहीं मेंशन किए होते हैं एटॉमिक मास, आपको पता है। तो वो जो एटॉमिक मास है ना वो ये C12 सिस्टम के मुताबिक असाइन किए गए, खास याद रखिए। तो अभी की जो मास सिस्टम है, कभी भी ये पूछा जाए तो वो कौन से स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, तो आपको याद रखना है C12। कार्बन के रिलेशन में सारे एटॉमिक मास जो है वो डिराइव किए गए, और वो भी कौन सा आइसोटोप, कार्बन का, तो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप है उसको एज ए स्टैंडर्ड लिया गया है। और उसके हिसाब से बाकी के सारे एटम का जो मास है वो असाइन किया गया है, और एक नया स्केल वहां पर दिया गया है। एटम के मास को मेजर करने के लिए एक स्केल दिया गया है, जैसे हम आगे ऐसा यूनिट्स पढ़कर आए हैं, आपको पता है कि भाई लेंथ के लिए मीटर और मास के लिए किलोग्राम, वैसे ही एटॉमिक मास के लिए एटॉमिक मास यूनिट
याद रखना क्या यूनिट दिया गया है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एएमयू ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली में ये ए कैपिटल नहीं, ऐसे लिखना है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या, डिफाइन तो करना पड़ेगा। एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के हिसाब से डिफाइन किया, बट वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितने ग्राम, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एक कार्बन एटम जो है उसका 12th पार्ट याद रखना। एक सिंगल कार्बन एटम जो है उसका 12th पार्ट जो है, 1/12 ऑफ अ सिंगल कार्बन एटम, वो जो ग्राम है वो वन एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। खास याद रखिए, वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एक कार्बन एटम का 12th पार्ट जितना मास जो है ग्राम में वो होता है। और वो कितना होता है, तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.66 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। देखो बहुत 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 छोटी वैल्यू है ये, क्योंकि 10 टू द पावर -24 आ रहा है, और फिर भी ये एक्यूरेट थी वो टाइम पर भी। और आज अगर मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजरमेंट होती है ना, तो यही वैल्यू आती है। तो आप सोचो वो लोग कितने जीनियस होंगे कि बिना टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे रिलेशन में तो तब कम टेक्नोलॉजी होगी वो लोगों के पास, फिर भी इतनी एक्यूरेसी से सारी चीजें जो है वो मेजर की है। इसका मतलब उसके फंडामेंटल्स जो है, बेसिक्स जो है, वो बहुत 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 क्लियर होंगे, बराबर है, तो ही ये चीज वो लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। बट आपको क्या याद रखना है कि C12 मतलब कार्बन 12 सिस्टम के हिसाब से एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितने ग्राम होता है, तो 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब देखिए, पहले हाइड्रोजन को वन ले लिया गया था, एग्जैक्ट वन, वो भी गलत नहीं हुआ इस हिसाब से। वो लोगों ने फिर से वो चेक किया हाइड्रोजन का मास कितना आता है, ये मेथड से वो हम चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास जब मेजर करते हो ग्राम में, तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वे इज इक्वल टू 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। बट ये एटॉमिक मास यूनिट में नहीं है, खास याद रखना, क्योंकि आप कहोगे कि आपने तो वन लिया था, आपने मतलब जो साइंटिस्ट ने लिया था उसने, बट यहाँ पर तो वो 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 मतलब बहुत छोटा है। बट ये एटॉमिक मास यूनिट में नहीं है, ये ग्राम में है। तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा कि दैट मच ग्राम इज इक्वल टू वन एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का इतना मास है, उसके इक्वल टू कितने एटॉमिक मास यूनिट। तो आप हाइड्रोजन को एटॉमिक मास यूनिट के बेस पर अगर लिखना चाहो, तो हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको एक रेशियो लेना होगा 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 व्हेन डिवाइडेड बाय 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24। बराबर है कि भाई इतने ग्राम मतलब कितने एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको ये वैल्यू को वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू से डिवाइड करना होगा, और तब आप जो आंसर लेकर आते हो 10 टू द पावर -24, 10 टू द पावर -24 तो कट हो जाएगा, ग्राम ग्राम वाला यूनिट भी कट हो जाएगा। ये 1.6736 अपॉन 1.66056 आप लेते हो तो 1.0078 आता है एटॉमिक मास यूनिट। और इससे आप एक प्रोक्स कितना ले सकते हो भाई, पहले तो आप 1.008 लोगे ना, हमने वो रूल पढ़ा आगे सिग्निफिकेंट फिगर वाला, बराबर है। तब हमने कहा लास्ट डिजिट को अगर आप नलीफाई करना चाहो, एंड इफ इट इज मोर देन 5 देन वी शुड एड +1 टू इट्स प्रीसीडिंग डिजिट, उसके आगे वाले डिजिट में ये ऐड करना है। तो ये 1.008 है, और हम तो क्या लिखेंगे भाई, अप्रोक्स 1, बराबर है। ये इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट के बाद 008 लेना है, बट अप्रोक्स ये क्या है, वन एटॉमिक मास यूनिट ही है। तो आगे वाली जो मेथड्स थी उसमें भी हाइड्रोजन को क्या लिया गया था, वन। और ये C12 सिस्टम है, उस हिसाब से भी जाओ तो वो कितना आता है एटॉमिक मास यूनिट, 1.008। ऐसी कैलकुलेशन सारे एलिमेंट्स के लिए की गई। भाई ये तो हाइड्रोजन की बात है। ऑक्सीजन की आप बात करो
तो उसका मास कितना आता है? तो वो आता है 15.995 जितना एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये किसके नजदीक है? हम अप्रोक्स ऑक्सीजन का मास कितना लेते हैं, आप जरा याद करो। 16। 16। बराबर है, तो ये 0.005 ऐड करो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट 16 एटॉमिक मास यूनिट हम ले लेते हैं। बराबर, एग्जैक्ट याद है तो लिखो, इट डजेंट मैटर, बट आपको जो याद रखवा है वो सही वाला ही है कि हाइड्रोजन को 1 लेना है, ऑक्सीजन को 16 लेना है। बराबर है, वो जो मास आपको लिखवा है वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही आपको याद रखवाए है। तो वो रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बट ये सिंगल एटम का मास है तो उसे एटॉमिक मास ऐसा नाम दिया जाता है, वो आपको याद रखना है। और आज आज मतलब रिसेंटली थोड़े सालों से ये एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू पूरा लिखने के बदले सिर्फ यू भी लिखा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट पूरा ना लिखो तो सिर्फ क्या लिखा जाता है? यू, और उसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। उसे क्या कहा जाता है? यूनिफाइड मास। बराबर है, तो ये जो चीज है वो स्टैंडर्ड मास है सारे एटम के। तो कोई एक एटम का जो मास है उसे हम उसका क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। बराबर है, तो ये एटॉमिक मास यूनिट में मेजर होता है, वो याद रखिएगा। अब जो बात आती है वो है एक, ऑक्सीजन का तो हमने 16 किए दिया, बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि कई सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिसके एक से ज्यादा आइसोटोप है। जैसे हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप है, आपको नाम पता है कौन कौन से आइसोटोप है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें एक का मास जो है वो 1 है, दूसरे का मास है वो 2 है, और तीसरे का मास है ना वो 3 है। जो ड्यूटियम, 1, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। वेरी गुड। हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। देखो हाइड्रोजन आप जो वर्ड बोलो तो तीनों आ जाते हैं, बी रिमेंबर व्हेन वी से द वर्ड हाइड्रोजन, तो ये तीनों को कंबाइंडली रिप्रेजेंट करता है। बट ये जो एटॉमिक मास 1 है वैसा हाइड्रोजन है, उसे हम एक्चुअली में प्रोटियम कहते हैं। 2 है उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम कहते हैं। और जिसका मास 3 है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिटियम कहते हैं। ट्राइटेरियम। बट हाँ, टाइटेनियम नहीं, ट्रिटियम। टाइटेनियम एक अलग एलिमेंट है, वो याद रखना, ये ट्रिटियम है। अब एक्चुअली में देखने जाए तो ट्रिटियम बहुत रेयरली मिलता है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो अगर आप 100% लेते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब तीनों आ गए, बी रिमेंबर, तो 99.995% प्रोटियम के आते हैं। मतलब मेजोरिटी किसकी है, कौन से आइसोटोप की है? तो प्रोटियम की। बराबर है। बाकी के 0.005 में ये दोनों आ जाते हैं। उसमें भी ये जो ट्रिटियम है वो तो 10⁻⁻15% आता है, मतलब रेयर। और ये रेडियो एक्टिव है, ट्रिटियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव है, वो याद रखना। रेडियो एक्टिव मतलब वो एनर्जी इमिट करता रहता है और खुद डिकम्पोज हो जाता है एक टाइम पर। बट ये 10⁻, मतलब सबसे ज्यादा जो मिलता है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म गिना जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। बट मास में किसका मास ले? हम कोई आपको कहे भाई हाइड्रोजन का मास कितना, तो आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, भाई प्रोटियम का बोलो, ड्यूटेरियम का बोलो, या ट्रिटियम का, क्योंकि हाइड्रोजन में तो ये तीनों आते हैं। तो खास याद रखिए, जब कोई एलिमेंट आपके पास ऐसा है कि विच कंसिस्ट मोर देन 1 आइसोटोप्स, एक से ज्यादा आइसोटोप्स है उसके, जैसे कि कार्बन है, ऊपर हमने लिखा C12, C13 और C14, हम उसका मास कितना लेते हैं? 12। तो एक्चुअली में ये जो मास है ना वो उसका एटॉमिक मास नहीं कहा जाएगा, हम उसे नाम देंगे एवरेज एटॉमिक मास। खास याद रखिएगा, कब एटॉमिक मास को एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है? तो आपको क्या याद रखना है? जब कोई एटम आपके पास ऐसा हो कि जो आइसोटोप्स कंसिस्ट करता है, तो हम सिर्फ एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, हम कौन सा एटॉमिक मास बोलेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। और हम कैलकुलेट भी उसकी एवरेज करेंगे, कैसे? तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसके परसेंटेज, वो कितना मिलता है, मतलब C12 कितना है, C13 कितना है, C14 कितना है, और वो हर एक आइसोटोप का एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो ऊपर C12 वाली आपने सिस्टम ली तो उसका एटॉमिक मास यूनिट तो आपने 12 लिया था एग्जैक्ट, बराबर है। बट वो कितने परसेंटेज मिलता है, आपने जितनी भी अमाउंट ले उसमें कितने परसेंटेज C12 के है? तो लगभग हर बार 98.892% आते हैं।
C12 के। C13 के 1.108 आते हैं, और C14 बहुत रेयर अमाउंट में होता है, 2 × 10⁻, लगभग -10 जितना आपको मिलता है। मास की बात करें तो ये ऊपर लिखा हुआ उसका मास ही होता है। तो यहाँ एग्जैक्ट 13 लिखा है, बट वो होता कितना है, 13.00335, और ये 14 लिखा हुआ एक्चुअली में कितना होता है, 00317। तो अब अगर आप C12 को ध्यान में रखकर बोलोगे तो एटॉमिक मास 12 है, C13 को ध्यान में रखोगे तो 13.00335 है, और C14 को ध्यान में रखोगे तो 14.00317 है। तो कौन सा सही है, किस तरीके से आंसर दे? तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सभी को अपने एटॉमिक मास यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और लास्ट में उसका सम करना है, जो आएगा वो मिलेगा आंसर। बट एक ध्यान रखना है कि ये चीज परसेंटेज में है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू सिंपल डिजिट्स तो क्या करना होता है, कोई बताएगा मुझे? मैथमेटिकल स्टेप है। डिवाइड बाय 100। वेरी गुड, वेरी गुड, डिवाइड बाय 100 करना होगा, सही है। मतलब ये जो एवरेज हमने निकाली है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है ना हमें, तो वो एवरेज निकालने के लिए परसेंटेज वाले जो वैल्यूज है उसे पहले डिजिट में कन्वर्ट करने होंगे, सिंपल वाले। तो 100 से डिवाइड करना होगा, मतलब ये हो जाएगा 0.98892, बराबर है। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, उसका एटॉमिक मास यूनिट, मतलब 12, प्लस ऐसे ही इसको भी 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.01108। उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, उसके एटॉमिक मास यूनिट से। और वैसे ही अब आपको पता चल गया कि ये क्या बन जाएगा, 2 × 10⁻12, बराबर है, और ये हो जाएगा 14.00317। ये जो तीनों का मल्टीप्लीकेशन आता है उसका आप सम करते हो ना, वो उसका होगा एवरेज एटॉमिक मास यूनिट, और वो लगभग लगभग 12.01 यूनिफाइड मास, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट जितना आएगा। तो ये जो मास है वो एटॉमिक मास को हम क्या नाम देंगे, एवरेज एटॉमिक मास, जब हमने सारे आइसोटोप्स जो है वो कंसिडर किए हैं, और कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो एक से ज्यादा आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो तब उसके एटॉमिक मास के बदले हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, उसका एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? तो पीरियोडिक टेबल जब आप देखो कोई प्रिंटेड या बुक में दिए, उसमें जो मास लिखे होते हैं ना, वो एवरेज एटॉमिक मास लिखे होते हैं, खास याद रखिए। क्लियर? ये बात हुई एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो एटम्स तक सीमित था। अब हमें पता है कि जब एक से ज्यादा एटम्स केमिकली रिएक्ट होते हैं, सिमिलर या डिफरेंट इट डजंट मैटर, बट एक से ज्यादा एटम जब केमिकली रिएक्ट होकर जुड़ते हैं देन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल। और तब का जो मास है, मॉलिक्यूल का जो मास है, उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ एटम के मास पता होने चाहिए, बराबर कि भाई हाइड्रोजन है तो 1, कार्बन है तो 12, नाइट्रोजन है तो 14, ऑक्सीजन है तो 16, ऐसे जो मेन मेन है वो याद रखो। सल्फर है तो 32, फॉस्फोरस है तो 31, बराबर है। बाकी के आपको दिए जाएंगे, चिंता मत करो। सोडियम है तो 23, पोटेशियम है तो 39, बराबर है। तो ये जो मास है वो बारी बारी यूज होने वाले एटम के एटॉमिक मास जो है वो, तो वो आपको मुंह जुबान हो जाने चाहिए सारे के सारे, धीरे धीरे, हमेशा नहीं कहते एक साथ याद कर लो, बट इजी है, दे आर इजी टू रिमेम्बर। और हमने पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं याद रखनी है। हाइड्रोजन एक्चुअली 1.008 हम लेते हैं, बट हमें 1 लेना है। कार्बन जो है वो जो 12.011 है लेते हैं, बट हमें 12 लेना है, इट डजेंट मैटर, बराबर है। इतना मास हाथी के ऊपर चींटी गिरे ना उसके जैसा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। तो अगर कोई आपको कहे कि भाई मोलिकुलर मास ढूंढना है NaOH का, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप सबको पता है। एसिड है या बेस? आप एसिड बेस सोल्ट वाला चैप्टर पढ़ चुके हो। NaOH, हाँ बेस है। कैसे पता चला बेस है? देखते ही तो कैसे पता चल गया कि बेस है? डेफिनेशन जरा याद करो मुझे।
हाइड्रोक्साइड OH के ions वेरी गुड मतलब द कंपाउंड्स व्हिच liberates hydroxide ion in its aqueous solution then that type of compounds or species is or are known as base बराबर है तो ये बेस है आप सही हो बट यहाँ पर एसिड बेस की बात नहीं है हमें मोलिकुलर मास फाइंड करना है तो एक्चुअली मोलिकुलर मास है क्या सिंपल एंड सोबर डेफिनेशन है कि मोलिकुलर मास जो है ना वो एल्जेब्रिक सम है किसका उसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट हर एक एटम आ जाना चाहिए सिमिलर और डिफरेंट बस सबका सम कर दो फॉर एन एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ NaOH देन व्हाट शुड वी डू तो NaOH का मास क्या होगा सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन तीन चीजें है उसमें अब सोडियम का मास कितना है जरा देखो यहाँ पर डेटा दिया है उसमें इज इट 23 then we should write 23 here plus how many oxygens are there only one and mass of oxygen is 16 atomic mass unit so write down 16 plus hydrogen के लिए क्या लिखेंगे 1 टोटल क्या हो जाएगा 40 ये हो गया मोलिक्यूलर मास तो ये NaOH के मोलिक्यूल का मास है बट हाँ खास ध्यान रखिए जब आप सिर्फ फॉर्मूला लिखते हो ना आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब ये मोलिक्यूल 1 मोल है खास याद रखना कितना है 1 मोल है 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल्स होंगे मोलिक्यूल के 2 into 10 की पावर 23 वेरी गुड इसका मतलब 40 ग्राम होगा पर मोल यूनिट खास याद रखना कि मोलिकुलर मास जो है वो ग्राम पर मोल में मेजर होता है या तो यूनिफाइड मास आप लिख सकते हो यू लिख सकते हो इसका मतलब क्या हुआ एक मोल अगर आप लेते हो NaOH का तो उसका वेट कितना आएगा एग्जैक्ट 40 ग्राम होगा या फिर उल्टा बोलेगा अगर आप 40 ग्राम NaOH लेते हो तो उसके अंदर NaOH के मोलिक्यूल कितने आएंगे 1 मोल जितने मतलब 6.022 into 10 to the power 23 अब देखो हम साइंस के स्टूडेंट है हमारे सामने कई बार चैलेंजेस आती रहती है अब आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन हो जो आपसे एक ही स्टैंडर्ड पीछे हो वो आपको अगर पूछ ले कि भाई हमें आज मोल कंसेप्ट सिखाया गया है स्कूल में और आप 12th में आ गए और वो बंदा 11th में है आकर आपको पूछ ले भाई 1 मोल नमक मुझे दे दो भैया या सिस्टर जो भी है दीदी बराबर है तो वो आपको अगर कहे मुझे 1 मोल नमक चाहिए तो आप कैसे दोगे भाई आप दे सकते हो अब इतना पड़े हो ना तो आप दे सकते हो नमक का मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NaCl विद इन अ मिनट से देना है आपको हाँ आप एक एक पार्टिकल तो कैलकुलेट करने नहीं बैठ सकते क्योंकि पार्टिकल तो बहुत छोटी चीज है आप उठा नहीं सकते और एक उठाओगे तो भी आपको क्या पता है उसमें एक आया एक से ज्यादा पार्टिकल है वो जुड़े हुए आएंगे बट आपको ये कहे कि भाई बड़े भैया या बड़ी बहन मुझे 1 मोल NaCl चाहिए तो आप कैसे उसे हैंड ओवर करोगे वो भी साइंस का स्टूडेंट हो और आप भी साइंस के स्टूडेंट हो 56 ग्राम into 6.022 into हाँ बट वो कैलकुलेट करने थोड़े बैठोगे आप विद इन अ मिनट चाहिए हमने कहा हम वो 6.022 into 10 to the power 23 कैलकुलेट करने बैठे तो कैसे दे पाएंगे देखो आपको लॉजिक ये लगाना है कि पर मोल में कितने ग्राम आते हैं तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता है तो मोलिकुलर मास ढूंढ सकते हो NaCl का मोलिकुलर मास कितना होगा तो आप लिखोगे Na plus Cl सोडियम का 23 क्लोरीन का कितना है याद है किसी को 35.5 होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 तो समेशन कितना होगा 58.5 इसका मतलब ये है कि 1 मोल NaCl कितने ग्राम होता है 58.5 तो आप क्या करोगे आप पार्टिकल गिनने नहीं बैठोगे आप कितना वेट करके दे दोगे 58.5 ग्राम नमक दे दो उसे वो एग्जैक्ट 1 मोल ही होगा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं वो गिल्डरो ने सोच लिया कल हमने ये मेथड सीखी थी बराबर ये रूल सीखा था ये लॉ सीखा था ये वो गिल्डरोस लॉ बट ये 1 मोल का मतलब 6.022 into 10 to the power 23 particles are there और आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बाय कैलकुलेटिंग इट्स मोलिकुलर मास बराबर है तो
उसके मोलिकुलर मास जितना मास या फॉर्मूला मास, अब देखो एक नया वर्ड आया फॉर्मूला मास, ये NaCl के लिए हम इसे मोलिकुलर फॉर्मूला जो कहते हैं ना वो उसका फॉर्मूला मास है। मोलिकुलर मास तो कह ही सकते हो, बट इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मूला मास। क्यों, वो भी मैं सिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला मास ऐसा वर्ड मैंने क्यों बोला, बराबर। बट आप ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हो। आप अपने छोटे भाई बहन को या कोई रिलेटिव है जिसने आपके पास 1 मोल नमक मांगा, उसे आप विद इन अ सेकेंड हैंड ओवर कर सकते हो। कैसे? आपको मोलिकुलर मास पता होना चाहिए। ये 58.5 है तो उतना वेट करके दे दो, वो ऑलवेज 1 मोल ही होगा। बी रिमेंबर, बराबर है, तो वो 1 मोल ही होगा। अब मैंने वर्ड बोला फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला मास जो है ना वो एक्चुअली में तो मोलिकुलर मास ही है, बट नाम क्यों अलग दिया है? तो कई सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक मोलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलते, ढेर सारे मोलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, पूरी लेटाइस बनी हुई होती है। लेटाइस का मतलब है एक 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होती है उसकी। जैसे कि NaCl है तो उसमें क्या होता है, और ज्यादातर आयोनिक कंपाउंड में ये फॉर्मूला मास लिया जाता है। आयोनिक किसे कहते हैं? जिसमें चार्ज हो। जैसे NaCl है तो उसमें सोडियम के ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज। क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। आपको पता है क्यों? तो सोडियम के पास ऑक्टेट कंप्लीट कर ले उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है तो वो डोनेट करता है, डोनेट करे तो प्लस। और क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बन जाता है? माइनस, तो स्टेबल हो जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन एक एक या एक एक मोल, ढेर सारे जो सोडियम और क्लोरीन है वो अपने आप को 3 डायमेंशनली अरेंज करके पड़े होते हैं। तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करें? हर बार ये फिक्स नहीं होता कितने सोडियम और कितने क्लोरीन एक दूसरे के साथ लेटाइस बनाकर जुड़े हुए हैं, बट हाँ उसका जो फॉर्मूला है एवरेज वाला वो फिक्स रहता है कि भाई पर 1 सोडियम 1 क्लोरीन इज बाइंडेड विद देम। एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन जुड़ा होगा तो रेशियो तो 1:1 ही निकलेगा। जितने सोडियम, तो ये फॉर्मूला कॉमन है। Na 36 होंगे तो क्लोरीन भी 36 होंगे, 36 कॉमन मतलब 1:1। तो सोडियम और क्लोरीन जो है उसका फॉर्मूला हम ऐसे सोडियम क्लोराइड का जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं NaCl। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला जो है, अगर कंपाउंड या एलिमेंट की अरेंजमेंट ऐसी हो कि जो रिपीटिवली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कंपाउंड के जो ब्लॉक्स है या यूनिट पार्टिकल्स है वो रिपीटेडली एक दूसरे के साथ जुड़े हो और उसका एक कॉमन फॉर्मूला आप दिखा सकते हो, तो वो मास जो है उसका जो मोलिकुलर मास है वो क्या कहा जाएगा? एक्चुअली में फॉर्मूला मास है, ऐसा हम कहेंगे। तो मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मास में कोई बड़ा चेंज नहीं, आपको तो फॉर्मूला देखना है और उसका मास जो है वो क्या करना है? कैलकुलेट करना है। बट फॉर्मूला मास आए तो समझ लेना है जनरली वो आयोनिक कंपाउंड होगा और उसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी होगी? 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होगी, बराबर है। तो वो मास को हम मोलिकुलर मास के बदले क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? इतनी चीजें जो है वो हमने एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास के लिए सीखी। एक मोल कंसेप्ट आएगा जो इसके साथ रिलेटेड है, बट आज नहीं। आज हम आपको 3-4 चीजों के मोलिकुलर मास ढूंढने के लिए देते हैं और जरूरी डेटा भी देते हैं और भी कैलकुलेट करने हैं आपको। एक में देता हूं कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस। अब देखो कैल्शियम का मास जो है ना वो आप लेना 40, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का मैंने ऊपर लिखा, फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 16, बराबर है। दूसरा एमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सब ऊपर मैंने लिखे, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। एक इजी वाला भी H2O एंड HNO3। चलो गिनो किसका मास कितना आता है, 4 चीजें गिननी है हमें, तो हमारा काम खत्म हो जाए आज का। सारे एटम आ जाने चाहिए, बस आपका गोल ये है। सारे एटम का सम जो है, एटॉमिक मास का सम, वो मोलिकुलर मास कहलाएगा।
कैल्शियम फॉस्फेट का 214। चलो एक आंसर आया है 214। अब सही है या नहीं वो हम देखेंगे, बट ये जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी है। बच्चा आवाज बहुत कट हो रही है, कमेंट में लिख दो ना। 310 Ca3PO4 का। 310। देखो आंसर अलग अलग आ रहे हैं आपके, देखना अब फॉर्मूला एक ही है। So NH4 whole twice SO4 का 132. चलो दूसरे का 132 आया। So H2O का 18. हाँ वो तो परफेक्ट है। चलो चलो मानवेंद्र सिंह ने कमेंट भेजी है 310। NH4 ट्वाइस का भी 132 आएगा। 132 आएगा। चलो दूसरा आंसर 132 आया। HNO3 का 63. वेरी गुड, यस 63। चलो 63 और 18 सही है। ये 132 होता है या नहीं, या कैसे गिनना है, तो मैंने कहा हर एक एटम आ जाना चाहिए। देखो नाइट्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो आपको लिखना है 2 × n। हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ पर 4 है बट होल ट्वाइस है, मतलब टोटल होगा 8, मतलब 8 × h। प्लस सल्फर 1 टाइम है तो 1 बार सल्फर, और ऑक्सीजन 4 टाइम है तो 4 × ऑक्सीजन। इस तरीके से करोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। बराबर है। ज्यादातर बच्चे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। 2 × नाइट्रोजन के लिए कितना बताया, 14। 8 × हाइड्रोजन के लिए 1, सल्फर के लिए 32, और ऑक्सीजन के लिए बताया हमने 16, मतलब 28 + 8 + 32 + 64। बराबर है। मतलब ये दोनों का कितना हो जाएगा, 96 + 8 + 28, मतलब हो गया 132। मतलब इट इज द राइट आंसर। बट गिनो इस तरीके से ताकि दिक्कत ना हो। और देखो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट में आपको वही करना है, ध्यान क्या रखना है, कैल्शियम कितनी बार है तो 3 बार, तो आपको कर देना है 3 × कैल्शियम। प्लस फॉस्फोरस कितनी बार है, तो वैसे दिख रहा है 1 टाइम बट ब्रैकेट होल्ड 2 ट्वाइस टाइम। किया है। हाँ तो टोटल 2 टाइम है। और हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, टोटल 8 ऑक्सीजन आर देयर। बराबर है। 4 दिख रहे हैं बट 4 2 8। अब कैल्शियम का 40 है तो 3 × 40 120 हो जाएगा। फॉस्फोरस का 31 है तो ये 62 हो जाएगा। बराबर है। और ये 16 है तो 128 हो जाएगा। तो ये 319 हो गया ना, टोटल 3, यहाँ 0 आएगा, 310 ग्राम पर मोल।